आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ द मास्टर चार्ट्स एंड द एनालिसिस ऑफ डेटा। प्रिपरेशन ऑफ मास्टर चार्ट्स और एनालिसिस ऑफ डेटा टू डिफरेंट थिंग्स। शुरुआत में मैंने आपको सेमेस्टर 2 में जब रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि प्रोसेसिंग ऑफ डेटा के बारे में बात की थी कि आफ्टर द कलेक्शन ऑफ द डेटा विद द हेल्प ऑफ द सम रिसर्च टूल्स और द मेथड्स, द रिसर्चर्स collected the information or the responses from the field with the help of the some respondents. So the processing of data classified into the four and the sub category. एक तो जिसको हम बोलते हैं दिस इज एडिटिंग। एडिटिंग के बाद हम लोग कोडिंग की बात करते हैं, कोडिंग के बाद हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें, टेबुलेशन की बात करें। इट इज अ वेरी important part of the research field कि जब डेटा हमारे पास में कलेक्ट होकर के आ जाता है, इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ जाती है, तो उसके लिए हम जरूरी रहता है कि उस इंफॉर्मेशन को, रिस्पॉन्स को डेटा या कह सकते हैं ऑर्डर डेटा या अरे डेटा में कन्वर्ट करें। उसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर डेटा को पूरी तरीके से समझा जाए, जाना जाए, तो सबसे खास बात होती है डेटा प्रोसेसिंग के पार्ट के टू बेसिकली पार्ट अगर हम एडिटिंग एंड कोडिंग की बात करें। क्योंकि डेटा जो है, suppose that कि once data are collected, the researcher turns his her focus of attention on its processing। मतलब ये है कि डेटा कलेक्ट करने के बाद रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है या उसकी कह सकते हैं कि मेन टारगेट टास्क हो जाता है कि वो प्रोसेसिंग को पे फोकस करे, डेटा प्रोसेसिंग पे फोकस करे। और इसके लिए रिसर्चर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है कि ईच एंड एवरी स्टेज हैज़ टू प्लान, कि वो रिसर्च प्रोसेसिंग से रिलेटेड जितनी भी कह सकते हैं कि जो उसके जो चरण है या कह सकते हैं उसकी जो प्रक्रिया है, उस तरह से प्रक्रिया को पूरी तरीके से उसका पालन करने की कोशिश करे, उसको प्लान करने की कोशिश करे। एक गुड रिसर्चर जो होता है, कह सकते हैं जो एक प्रैक्टिशनर है या कह सकते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड रिसर्चर होता है, वो एक परफेक्ट प्लान बनाता है प्रोसेसिंग एंड द एनालिसिस ऑफ द डेटा के लिए, ताकि जो है किसी प्रकार की आगे चल करके उसको दिक्कत ना होने पाए या कोई समस्या ना होने पाए। इसमें कभी कभी एक ये भी चीज मानी जाती है कि बहुत से ऐसे रिसर्चर्स रहते हैं वो ये मानकर चलते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग एनालिसिस इज नॉट अ वेरी सीरियस एक्टिविटी, कि हाँ इसलिए सीरियस एक्टिविटी नहीं है क्योंकि आज का जो जमाना है वो कंप्यूटर का है। तो हमने जब डेटा कलेक्ट कर लिया रिसर्च टूल से या कह सकते हैं मेथड्स के थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो कंप्यूटर असिस्टेंट है या कह सकते हैं कि जो हमको असिस्ट करेगा या जो इन डेटा को एंट्री करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि डेटा प्रोसेसिंग का पूरा पूरा काम करे। मतलब है कि कह सकते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग इज अ जॉब ऑफ अ कंप्यूटर असिस्टेंट की हम बात करें, मगर ये बहुत गलत सोच है एक तरीके से कह लीजिए। जरूरत इस बात की रहती है कि जो कंप्यूटर असिस्टेंट के पास अगर एक बार डेटा चला जाएगा तो वो कोई किस प्रकार की डिस्क्रिपेंसीज को या किसी प्रकार की मिसिंग डेटा को कहीं करता है, वो क्या काम करता है कि डेटा एंट्री का केवल के काम करता है। तो रिसर्चर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि एट द टाइम ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग इज प्लान इन एडवांस एंड असिस्टेंट इंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली, कि वो डेटा को प्लान कर ले या प्रोसेसिंग को कर ले, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली क्या काम कर सकते हैं जो असिस्टेंट है उसको डायरेक्ट करे कि हाँ आपको इस प्रकार से काम करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा के लिए। देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं प्रोसेसिंग ऑफ डेटा की बता रहा हूँ, चार पार्ट है उसके, एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। तो द फर्स्ट टू पार्ट एडिटिंग एंड कोडिंग विच इज रिलेट टू द प्रिपरेशन ऑफ द मास्टर चार्ट्स। जब हम मास्टर चार्ट बनाते हैं, जब डेटा को हम क्लासिफाइड करते हैं और उसका कह लीजिए कि टैबुलेट करते हैं, इसका मतलब है कि दैट डेटा classified on the basis of the some distinguished or the some specific characteristics, and that data will be represented in the form of the column or in the form of the rows। तो अगर कॉलम्स और रोज पे उसको डेटा को हम करेंगे तो वो आर ए डेटा मान लिया जाता है या उसको हम टेबलेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बिफोर द क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा एंड द टेबुलेशन ऑफ डेटा हम एडिटिंग और कोडिंग की बात करते हैं। अब बात आती है, जैसे फर्स्ट पार्ट आता है डेटा का एडिटिंग की, अगर हम बात करें तो एडिटिंग में सबसे खास बात है कि आफ्टर द कलेक्शन ऑफ द डेटा विद द हेल्प ऑफ द सम या कह सकते हैं फील्ड द इन क्वेश्चनर्स और द इंटर शेड्यूल्स, एडिटिंग ऑफ एंट्रीज देयरिन आर नॉट ओनली नेसेसरी बट आल्सो यूजफुल इन मेकिंग द सब्सिक्वेंट स्टेप्स। तो कभी भी जो भी हमको काम करना है तो डेटा प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही सिस्टमेटिक स्टेप्स हमारे पास रहते हैं। इसके साथ साथ
रिसर्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि जो उसका असिस्टेंट है उसको सही तरीके से एंट्रीज के बारे में बता सके या सही सारी इन्फॉर्मेशन बता सके। और सिंपल सा एग्जांपल ये है कि जब फील्ड पे कोई भी रिसर्चर या कह सकते हैं कि जो सर्वेयर होता है विद क्वेश्चनर्स के थ्रू या इंटरव्यू शेड्यूल्स के थ्रू डेटा को जब कलेक्ट करने की कोशिश करता है, तो बहुत सी ऐसी एंट्रीज रह जाती है जो मिसिंग एंट्रीज रहती है, या कह सकते हैं कि जो क्वेश्चनर्स होते हैं या इंटरव्यू शेड्यूल्स होते हैं वो प्रॉपर सही तरीके से भरे नहीं गए होते हैं, या कह लीजिए बहुत से ऐसे रहते हैं कि नॉट एलिजिबल रहते हैं या उसको हम सही ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत सी डिस्क्रिपेंसीज रह जाती हैं, या कहीं ना कहीं उसको एडिटिंग की बात करनी पड़ती है। तो बहुत से ऐसे चीजें हमारे पास सामने आती हैं एट द टाइम ऑफ द फिलिंग ऑफ द डेटा की बात कर लीजिए या फिलिंग ऑफ द क्वेश्चन इंटरव्यू शेड्यूल की बात कर लीजिए। तो रिसर्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डेटा का जब हमारे पास में इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सेस आ जाए तो उसको क्या काम करे कि अ, सही तरीके से उसकी एडिटिंग करे, और एडिटिंग करने के बाद में जो भी कह सकते हैं मिसिंग वैल्यूज हैं या कह सकते हैं कि जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उसको दूर कर सके ताकि कंप्यूटर सिस्टम को डायरेक्ट किया जा सके। तो पहली चीज तो एक ये चीज होती है कि हमको डेटा का एडिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि क्योंकि जब भी कोई फील्ड सर्वे होता है तो उसमें नंबर ऑफ द फील्ड सर्वेयर्स इंट्रोड्यूस होती है या फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स रहते हैं, तो हर एक का भरने का तरीका, इसलिए आप देखिए जब कोई भी फील्ड सर्वे की जाता है तो उसके पहले हम लोग जो है फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को या कह सकते हैं रिसर्चर्स को, जब कोई स्टूडेंट अगर काम करे उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि ये इंटरव्यू शेड्यूल है, ये एक क्वेश्चनियर है, आपको इस तरीके से भरना है, आपको एक काम करना है। तो एक ओरिएंटेशन उसको अबाउट द इंटरव्यू शेड्यूल या अबाउट द क्वेश्चंस के बारे में बताया जाता है, इसलिए ताकि किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिपेंसीज या किसी प्रकार की प्रॉब्लम उसको फेस ना करनी पड़े। तो ये डिस्क्रिपेंसीज को हम लोग एडिटिंग के थ्रू जो है डेटा को दूर कर ले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं कोडिंग। कोडिंग की अगर बात की जाए तो कोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोडिंग ऑफ द डेटा इन्वॉल्व्स असाइनिंग ऑफ नंबर टू ईच रिस्पॉन्स ऑफ द क्वेश्चन। मतलब कि जो इंटरव्यू शेड्यूल में जो भी हमने क्वेश्चन फ्रेम बना कर रखे हैं या जो हमारे पास जो क्वेश्चनर्स हैं उसके अंदर जो भी हमारे पास में एक तरीके से प्रश्नों की जो सूची बन रखी, उसके आधार पर रिस्पॉन्डेंट से हम लोग रिस्पॉन्स लेते हैं ताकि उसकी सूचना हमारे पास में आ सके। सो द पर्पज ऑफ द कोडिंग इज गिविंग नंबर इज टू ट्रांसलेट रॉ डेटा इनटू द न्यूमेरिकल डेटा। जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उस इंफॉर्मेशन को हम लोग रॉ डेटा को क्या काम करते हैं न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं, या कह सकते हैं कि रॉ डेटा को हम लोग जो है ऑर्डर डेटा में करते हैं या असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में विद द हेल्प ऑफ द कोडिंग। सो विच में बी काउंटेड एंड टेबलेटेड, जिससे कि हम उस चीज को काउंट कर सकें और उसको हम टेबलेट कर सकें। तो इसके लिए बहुत जरूरी है द टास्क ऑफ द रिसर्चर इज टू गिव नंबर्स टू रिस्पॉन्सेज केयरफुली। यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है रिसर्चर का कि जो भी कोडिंग करे, कोडिंग के लिए बहुत जरूरी है कि वो सही तरीके से करे, सावधानी पूर्वक करे, कोडिंग गड़बड़ ना होने, क्योंकि कोडिंग होने से गड़बड़ अगर हो जाएगा इसका मतलब ये कहीं ना कहीं फिर एनालिसिस गड़बड़ हो जाएगा। तो द कोडिंग स्कीम विल वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द क्वेश्चन। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल हम रखें जैसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू शेड्यूल में पूछा जाता है। क्लोज एंडेड का मतलब है सीधे सीधे उसको हमने ऑप्शन दे दिए 1 2 3 करके, उसके अंदर यस नो या कांट से करके हमने दे दिया, या कह सकते हैं कि सीधे सीधे उसकी एज पूछ लिया हमने, सीधे सीधे कह सकते हैं उसके एजुकेशन पैटर्न को पूछ लिया। तो ये बिल्कुल क्लोज एंडेड रहते हैं, तो इसकी कोडिंग मतलब एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू शेड्यूल बनाते समय भी हम उसको कोड कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जहां पर कोडिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस रहते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब है कि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी रिस्पोंडेंट अपने रिस्पांस को देता है वो हर एक रिस्पोंडेंट का रिस्पांस अलग हो सकता है। जैसे बहुत सीधी सी मैं क्वेश्चन रखूं सामने कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन इन द सोसाइटी या ऑन द सोसाइटी, कि समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर मैं 20 या 25 लोगों से क्वेश्चन इसके आंसर पूछे तो हर एक व्यक्ति अपने अलग तरीके से बताने की कोशिश करेगा। कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो अलग बताएगा, जो सोशल साइंटिस्ट होगा वो अलग तरीके से बताने की कोशिश करेगा, या कह सकते हैं कि जो पैरामेडिकल स्टाफ का होगा अपना अलग तरीके से बताएगा, पुलिस पर्सनल अपने अलग तरीके से बताएंगे, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो अलग तरीके से बताएंगे। तो ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस में जो कोडिंग की जाती है सबसे खास बात होता है कि रिस्पॉन्स को कलेक्ट करने के बाद में रिसर्चर क्या काम करता है कि उसके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उसको जो है डिफरेंट कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसको डिफाइन करने की कोशिश कर सकते हैं। इसका मतलब कह सकते हैं आफ्टर द कलेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्सेज द रिसर्चर टू डिस्क्राइब द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स में उन सारे रिस्पॉन्सेज को कवर अप कर लेता है। तो ये थोड़ा सा ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में
कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जहाँ पे क्लोज एंडेड है वहां पर सीधे सीधे क्वेश्चन हम कोडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक जगह कोडिंग और भी देखने को मिलती है जहाँ पे जैसे एटीट्यूडिनल स्किल्स की अगर हम बात करें, एटीट्यूडिनल स्किल्स मतलब किसी के हम ओपिनियन पूछे या किसी के प्रेफरेंसेस को हम पूछे, तो आपने देखा होगा बहुत सारे 5 पॉइंट स्किल जो पूछ लिया जाता है, जैसे स्ट्रांगली एग्री पूछ लिया गया या एग्री पूछ लिया गया या अनडिसाइडेड हो गया या कांट से हो गया या डिसएग्री हो गया, स्ट्रांगली डिसएग्री हो गया, 5 पॉइंट स्किल। तो जब ऐसे स्किल्स होते हैं तो इसकी कोडिंग क्या काम की जाती है, जो स्ट्रांगली एग्री होता है उसको 5 पॉइंट से मेजर करते हैं, मतलब 5 5 4 3 2 1, 5 फॉर द स्ट्रांगली एग्री, एग्री के लिए हमने 4 रख दिया, कोड कर दिया, अनडिसाइडेड के लिए हमने 3 कर दिया, 2 हमने क्या काम कर दिया, डिसएग्री कर दिया, और 1 जो है हमने स्ट्रांगली डिसएग्री के लिए कर दिया। या इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि माइनस में करना चाहते हैं तो -2 फॉर द स्ट्रांगली एग्री हो गया, -1 जो हो गया एग्री हो गया, 0 जो हो गया वो अनडिसाइडेड हो गया, +1 जो हो गया डिसएग्री हो गया, और +2 हमारा हो गया स्ट्रांगली डिसएग्री। तो इस तरीके से भी हम कोडिंग कर सकते हैं। तो ये कोड का एक तरीका रहता है। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि आप किस प्रकार से कोड कर रहे हैं। तो एक अब तो बहुत इजीली टास्क हो गया है क्योंकि कंप्यूटर पे सारी कोडिंग आसानी से की जा सकती है अगर आपके वेरिएबल डिसाइडेड हो। 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक फॉर्मेट डेवलप किया है, 11 क्वेश्चंस का एक इंटरव्यू शेड्यूल ऐसे जनरल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हमने डेवलप किया है। तो इसको आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से स्क्रीन आप लोग को दिखाई दे रही होगी, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। जैसे स्क्रीन शेयर में देखिए, एक ये इंटरव्यू शेड्यूल या क्वेश्चनर एक ऐसे फॉर्मेट मैंने बना रखा है। एक जनरल इन्फॉर्मेशन जब हम सर्वे करने जाते हैं या किसी रिस्पॉन्डेंट से रिस्पॉन्सेस लेने जाते हैं तो एक सीधे सीधे उसका हम लोग नाम पूछते हैं, उसकी एज पूछते हैं। जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन को मैंने यहाँ पे 6 दिस इज ऑर्डिनल स्केल, इसको ऑर्डिनल स्केल बोलते हैं, जिसके अंदर हमने सीक्वेंस का रखा, ऑर्डर बना रखा, हाईएस्ट टू द लोएस्ट ऑर्डर बन रखा। जैसे डॉक्टरेट मतलब पीएचडी लेवल हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल हो गया, ग्रेजुएट है, इंटरमीडिएट लेवल, हाई स्कूल है, या अदर क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, अदर टाइप की क्वालिफिकेशन की बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे डेजिग्नेशन है, जैसे 3 टाइप्स ऑफ द डेजिग्नेशन, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर कर रखा है। नेचर ऑफ द जॉब जैसे है, देयर 3 टाइप्स ऑफ द नेचर ऑफ द जॉब, व्हिच इज अ गवर्नमेंट हो सकता है, सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। मैरिटल स्टेटस है, मैरिड, अनमैरिड, विडो और डाइवोर्सी की बात कर सकते हैं। रिलीजन को जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियनिटी, और भी इस पे आगे बढ़ा सकते हैं आप, जैसे जैनिज्म की बात करना चाहे या पारसीज की बात करना चाहे, या कह सकते हैं अदर कैटेगरी भी फ्रेम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन किस प्रकार का फ्रेम किया गया। सैलरी जैसे यहाँ पे एक्चुअल है, क्योंकि सैलरी जो है वो डिफर करती है हर एक की, चाहे वो रुपीज में हो चाहे किसी भी आप देखें। प्रमोशन को एक रखा है कि उनको प्रमोशन मिल पाया है कि नहीं मिल पाया है, तो यस और नो में। जैसे यहाँ पे एटीट्यूडनल स्किल को मैंने मेजर किया है कि एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयर प्रेफरेंस फॉर द मेल एम्प्लॉयज की, जो जहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनका मेल जो एम्प्लॉयज है उनके प्रति नियोक्ता की क्या एटीट्यूड है, उससे क्या मनोवृत्ति है। तो जैसे स्ट्रांगली एग्री है, अनडिसाइडेड है, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री। यहाँ पे जैसे मैंने आपको देखा कि ये रोमन में मैंने कर रखा है 1 2 3 4 5, इसलिए मैंने इसको कोडिंग नहीं की है। कोडिंग करने के लिए आप चाहे रोमन यूज कर सकते हैं या फिर कह लीजिए कि अ, आप कह सकते हैं 1 2 3 4 में कर सकते हैं। वैसे कोडिंग करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज में किया जाए। तो 1 2 3 4 5 में अगर करेंगे तो आपको आसानी रहती है करने के लिए। इसके साथ साथ जैसे यहाँ पे एक सेटिस्फेक्शन लेवल को भी मेजर कर रखा है, इज अ प्रेफरेंशियल, कि आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है कि नहीं है। तो इसका एक है कि सेटिस्फेक्शन लेवल टुवर्ड्स द जॉब, आप कि आप बहुत ज्यादा संतुष्ट हो रहे हैं या बिल्कुल थोड़ा सा एग्री करते हैं संतुष्टि लेवल से, या कुछ कह नहीं सकते कि हम संतुष्ट हैं क्या संतुष्ट हैं। या इसको स्ट्रांगली सेटिस्फाइड कर बना सकते थे, सेटिस्फाइड कर सकते थे, अनसेटिस्फाइड कर सकते थे, या स्ट्रांगली या अनसेटिस्फाइड कर सकते थे, या कह सकते हैं स्ट्रांगली अनसेटिस्फाइड कर सकते थे। इस प्रकार से भी इसको स्केल को मेजर किया जा सकता था। तो ये यहाँ पे इसको जो है 1 2 4 5 में जो है मैंने इसको रोमन में कर रखा। ये मगर कोडिंग। अब इस चीज को समझने के लिए, जैसे आप कोडिंग को करने के लिए जैसे एक कोड बुक बनाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा ना, जल्दी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, मैंने 11 क्वेश्चन बना रखे हैं, और दैट 11 क्वेश्चन टू रिप्रेजेंट द 11 वेरिएबल्स। नेम एक हमारा वेरिएबल्स है, तो इसको छोड़ करके, क्योंकि नाम जो है कभी भी रिस्पॉन्सेज में नहीं लिखे जाते हैं,
तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वेरिएबल नंबर 1 है, एजुकेशन है, तो इसको एक दूसरे फॉर्मेट से आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर एक्सेल फाइल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप ये दिमाग में रख के चलिए कि आजकल जितना सारा का सारा काम हो रहा है वो एक्सेल फाइल पे हो रहा है, और एक स्टूडेंट्स के लिए एक्सेल फाइल को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर नॉमेनक्लेचर रखा है कोड बुक। तो कोड बुक है, कोड बुक बनाने के लिए यहाँ पे आप देखा होगा नंबर ऑफ द क्वेश्चन, जो एक फॉर्मेट था इंटरव्यू शेड्यूल में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक का। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर रखा था, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये, और वेरिएबल V1, वी इंडिकेट द वेरिएबल, और जो हमने एज रखा था, एज हमारा जो है उसका नॉमेनक्लेचर है या वेरिएबल हमारा है। यहाँ पे मैं देखिए लिखा था दिस इज एक्चुअल, ये एक्चुअल को इंडिकेट कर रहा है कि एक्चुअल जो एज होगी, चाहे 23 हो, 25 हो, 26 हो, या 40 हो, 45 हो, कुछ भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो वेरिएबल है वो एजुकेशन है, इसको वेरिएबल 2 मैंने इंडिकेट कर रखा है। फ्रॉम आप देखिए कि डॉक्टरेट से लेकर के अदर तक का, देखिए यहाँ पे कोडिंग कर रखी है इस चीज को, अगर आप देखिए ये आपको कोडिंग दिखेगी फ्रॉम 1 to 4, 3, 4, 5, 6। तो ये 1 से लेकर के 6 तक की कोडिंग मैंने कर रखी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिजिग्नेशन से रिलेटेड है। आप यहाँ देखेंगे जैसे 3 टाइप्स ऑफ द डिजिग्नेशन रखा था क्वेश्चन में, हमने पूछा था सुपरवाइजर है आपकी, असिस्टेंट मैनेजर है, कि आप मैनेजर है। तो देखिए यहाँ पे इसकी कोडिंग जो है ये इसके 3 कोडिंग कर रखी है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देखिए नेचर ऑफ द जॉब से रिलेटेड, वेरिएबल नंबर 4, ये डिपेंड कर सकता है, अलग अलग हो सकता है, क्वेश्चन नंबर भी चेंज हो सकता है, वेरिएबल भी चेंज हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि इंटरव्यू शेड्यूल का फॉर्मेट कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको वेरिएबल को डिसाइड करते हैं। यहाँ पे नेचर ऑफ द, अगर आप जॉब देखेंगे तो 3 टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ द जॉब, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, इसको भी 3 कोड कर रखा है, 1 2 3 कोड कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो दैट 4, इसके कह सकते हैं दैट 4 पार्ट, द मैरिड, अनमैरिड, विडो एंड डाइवोर्सी। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इसको 1 2 3 4 कर रखा है, कोड कर रखा है। इसी तरह 7 को अगर देखेंगे तो रिलीजन को इंडिकेट कर रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो ये इस तरीके से, तो एक्सेल फाइल पे बनाने से कोड बहुत आसानी से बन सकता है, आप किसी चीज को आसानी से फिल्टर करके निकाल सकते हैं। जैसे सैलरी है, सैलरी को मैंने एक्चुअल कर रखा है, क्योंकि सैलरी वेरिएट करेगी, हर एक आदमी की सैलरी में कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या काम कर सकते हैं, क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्लास इंटरवल बनाने का तरीका एक अलग होता है, एक अलग फार्मूला होता है। तो उसको जब आपको स्टैटिस्टिक्स में आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। 8 पे देखिए यहाँ पे प्रमोशन है, प्रमोशन की 2 कैटेगरी, सब कैटेगरी यस और नो, ये 1 and 2 कोड है। एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयर, प्रेफरेंस फॉर द मेल एम्प्लॉयज, दैट 5 कैटेगरी। आप यहाँ देखिए ये कोडिंग मैंने टॉप से लेकर के यहाँ से कर रखी है, 5 लेकर के 5 2 4 3 2 1। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 11, ये वेरिएबल नंबर 10 है, सेटिस्फेक्शन लेवल टुवर्ड्स जॉब। तो आप देखेंगे इसको भी जो है स्ट्रांगली एग्री एग्री करके इस तरीके से कर रखा है। तो दिस इज अ टेबल, इज अ कोड बुक। हर एक वेरिएबल को कोड बनाना पड़ता है। पहले जब कंप्यूटर नहीं हुआ करता था तो उस समय बहुत बड़े चार्ट पेपर के अंदर ये सारे के सारे काम हुआ करते थे। तो इसको इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो एक ये कोड बुक आपको इस तरीके से बनानी पड़ सकती है। दूसरा कह लीजिए कि जैसे इस चीज को समझने के लिए आप एक तरीका और देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अब कोड बुक तो हमने बना लिया है, कोड बुक बनाने के आपको मास्टर चार्ट बनाना पड़ेगा। मास्टर चार्ट बनाने के लिए जैसे शीट 2 पे जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, अगर आप देखिए, ये देखिए, इसको करने के लिए दिस इज अ मास्टर टेबल। मास्टर टेबल में आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए लेफ्ट कॉलम, कॉलम नंबर ए है, ये अगर आप देखेंगे कॉलम नंबर ए को मैंने जो है यहाँ पर वो कर रखा है, क्या बोलते हैं, रिस्पोंडेंट नंबर। इसको इस तरीके से और देख लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। ये देखिए रिस्पोंडेंट नंबर, रिस्पोंडेंट नंबर का मतलब है कि जो इंटरव्यू शेड्यूल या क्वेश्चन हमने भरा है वो एक फॉर्म हम एक आदमी से भराएंगे, तो उसको हम लोग रिस्पोंडेंट नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 20 सैंपल का डेटा अपने आप से एक हाइपोथेटिकल डेटा ऐसे बना दिया, तो 20 सैंपल है, तो 20 सैंपल का मतलब हो गया हमारे पास 20 रिस्पोंडेंट है, 20 रिस्पोंडेंट्स के हमारे पास इंफॉर्मेशन आई। और जो इंटरव्यू शेड्यूल है वो 11 क्वेश्चन का था, और उसमें 10 वेरिएबल है। तो इसका मतलब यहाँ पे जाकर आप देखिए ये वेरिएबल लेवल्स जो है यहाँ पे ये बना हुआ है, इसके वेरिएबल, और ये वेरिएबल एज, एजुकेशन जो मैंने वहाँ पे वेरिएबल बना रखा था, डिजिग्नेशन, नेचर ऑफ द जॉब, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, सैलरी, प्रमोशन, एटीट्यूड एंड सेटिस्फेक्शन लेवल टुवर्ड्स द जॉब। ये वेरिएबल नंबर आप अगर देखेंगे तो 10 वेरिएबल थे, 1 V1 V2 V3 V4। तो
V1 V2 V3 4 जो है, V1 जो है एज को इंडिकेट कर रहा है, V2 जो है एजुकेशन को इंडिकेट कर रहा है, V3 डेजिग्नेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये एक तरीके से कह लीजिए वेरिएबल को आपको दिखा रहा है। अब सबसे खास बात है कि जैसे वन रिस्पोंडेंट की इंफॉर्मेशन, उसकी रिस्पोंडेंट से पूछा कि उसकी एज 25 साल है, यहाँ पे लिखा गया। एजुकेशन पे जैसे पूछा गया है, तो एजुकेशन हमने बता दिया कि वन मैंने एजुकेशन को कोड कर रखा था डॉक्टरेट को, मतलब ये है कि इसने पीएचडी कर रखी है। डिजिग्नेशन इसका है वन, वहां पे सुपरवाइजर था और मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर था, मैनेजर कर रखा, तो वन का मतलब क्या हो गया, सुपरवाइजर। नेचर ऑफ द जॉब क्या है, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो यहाँ पे वन है, हमने गवर्नमेंट को कर रखा तो गवर्नमेंट जॉब हो गया। मैरिटल स्टेटस जैसे भी वन का यहाँ पे आ गया, तो हमने रखा था मैरिड, अनमैरिड, विडो एंड डाइवोर्सी, तो वन हमने मैरिड को कर रखा था, तो मतलब वो शादीशुदा है। रिलीजन का था, 3 कोड आया है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख। क्रिश्चियनिटी की हमने बात कर रखी है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ही और शी इज पंजाबी, या कह सकते हैं सिक्स रिलेटेड है। V7 सैलरी है, तो 1,50,000 सैलरी है। प्रमोशन में वन है, इसका मतलब इसको प्रमोशन यस था, वन यस को इंडिकेट कर रहा था, नो सेकंड को इंडिकेट कर रहा था, इसका मतलब उसको प्रमोशन मिल चुका है। एटीट्यूड लेवल 3 है, एटीट्यूड लेवल 3 होने पे इसका मतलब क्या है कि स्ट्रांगली एग्री, एग्री और उसके बाद वो अनडिसाइडेड, तो 3 का जो है वो अनडिसाइडेड है। तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो 2 हमारा हो गया। तो 2 पे आप ये कह सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन लेवल का स्ट्रांगली एग्री और डिसएग्री। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये रिस्पोंडेंट वन की आप देखेंगे कि 10 सारी की सारी इंफॉर्मेशन 10 वेरिएबल्स की आपके पास में आ गई। तो इसी तरीके से हमने 20 सैंपल्स का हमने इस तरीके से ले रखा है। आप ये देखिए यहाँ पर ये 20 रिस्पोंडेंट हैं, ये एक तरीके से ये देख लीजिए, और ये एज वगैरह ये सब इनकम। एक चीज बहुत आसानी से रहती है, अब जैसे सपोज करिए कि हमने मास्टर चार्ट तो बना दिया एज, अब सपोज करिए कि जैसे हमको इसमें फिल्टर लगाना है, देखना चाहते हैं कि मान लीजिए कि कितने लोग डॉक्टरेट हैं, या कितने लोग कह लीजिए कि ये कह लीजिए कितने लोग पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, कितने लोगों ने जो है ग्रेजुएशन कर रखा है। तो वेरी सिंपल, अगर आप मान लीजिए, तो जैसे इसको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये इस तरीके से। किसी भी फिल्टर लगाने के लिए आपको क्या काम करना है, फाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा पूरी तरीके से। जैसे यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे साइड में अगर जाके देखेंगे तो देखिए A to Z दिखाता है, शॉर्ट एंड फिल्टर दिखाता है। ये फिल्टर पे अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए फिल्टर आ जाएगा, तो उसको आप फिल्टर कर देंगे। अब इसको इस तरह आप यहाँ देखिए कि वेरिएबल में एक चीज बन करके आएगी, ये एरो। आप इस एरो के थ्रू जो है किसी भी चीज को फिल्टर कर सकते हैं, पता कर सकते हैं क्या चीज है। मैं यहाँ पे जानना चाह रहा था कि कितने लोग डॉक्टरेट हैं, एजुकेशन हमारा वेरिएबल था एज के बाद। तो आप ये देखेंगे जैसे ये, तो आप ये देखिए जैसे कोडिंग कर रखी है, ये सिलेक्ट ऑल यहाँ पे अगर आ गया है, तो इसको अगर आप हटा दीजिए। हम ये देखना चाहते हैं, 1 डॉक्टरेट है, 2nd पोस्ट ग्रेजुएट है, 3rd हमारा जो है ग्रेजुएट है, 4 हमारा इंटरमीडिएट को इंडिकेट कर रहा है, 5th हमारा हाई स्कूल को इंडिकेट कर रहा है, और 6 कोड हमारा जो है इंडिकेट कर रहा है अदर को। अब मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कितने लोग ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएट का मतलब हो गया डॉक्टरेट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड द ग्रेजुएट, नंबर 3। अब नंबर 3 को अगर आप करके इसको ओके कर देंगे, तो आप यहाँ देखेंगे आपको पकड़ में आ गया। तो ये चीज आपको मिल गई केवल 3। आप ये बता सकते हैं 1 2 3। राइट पे नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिख करके काउंट 6। काउंट 6 का मतलब है कि 6 लोग ऐसे हैं 20 में से जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है। तो ये फिल्टर करने का बहुत आसान तरीका रहता है। या इसको कंट्रोल जेड करके वापस चले जाइए, फिर वहीं पहुंच जाएंगे। मान लीजिए कि हम ये देखना चाहते हैं कितने लोग जो है अपनी स्ट्रांगली एग्री करते हैं, या जो एम्प्लॉयर है वो मेल एम्प्लॉयज के प्रति कितना जो है वो फेवर करता है। तो वेरिएबल नंबर 9 था इसके अंदर। अगर आप इसको हम इसको क्लिक करें, पहला हमारा स्ट्रांगली एग्री है, डिसएग्री, एग्री है, इसको यहाँ से देखिए। तो स्ट्रांगली एग्री को हम कर सकते हैं कितना फेवर कर रहा है, ये आप यहाँ पे कर लेंगे। इसको अगर ओके आप कर देंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 1, मतलब केवल 2 ऐसे कह सकते हैं कि जो रिस्पोंडेंट हैं या हैं 20 आउट ऑफ 20 कि जिसपे जो एम्प्लॉयर 2 मेल कह सकते हैं एम्प्लॉयज के प्रति कह सकता है स्ट्रांगली एग्री रखते हैं। बाकी सब डेटा जो है वो अलग डेटा बताता है। या इन्हीं 2 जो स्ट्रांगली एग्री हैं उनकी अगर हम सेटिस्फेक्शन लेवल की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन लेवल कह रहा है कि वो हाँ एग्री है, कि हम संतुष्ट हैं, आप जो बात कह रहे हैं उससे हम संतुष्ट हैं। तो केवल 2 लोग ऐसे हैं कोडिंग 2 के साथ अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि हाँ ये हमको इंडिकेट कर रहा है। तो ये एक्सेल फाइल से आप आसानी से किसी चीज को फॉलो। आप सपोज करिए कि जैसे इनकम है, इनकम को हम देखना चाहते हैं कितने लोग
किस रिस्पोंडेंट की जो है हमारी आय सबसे कम है और किस रिस्पोंडेंट की आय हमारी सबसे ज्यादा है। तो आप इसको अगर लोएस्ट मिनिमम से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे ये सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, या आप मान के चलिए कि इसको इस तरीके से देख लीजिए। यहाँ से इसको सेलेक्ट करके अगर यहाँ पे जाएंगे फिल्टर सॉर्ट पे, तो आप यहाँ देखेंगे कि फाइंड, आप इस तरीके से इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये कहता है सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या कस्टम। तो यहाँ से भी आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन को आप निकाल के देख सकते हैं। कुछ चीजें देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है ऑटो सम, बहुत चीज ये ऑटो सम को इंडिकेट कर देता है। जैसे यहाँ पे भी फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर में हटा देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे फिल्टर मैंने वापस कर लिया है, यहाँ से हट गया है, पहले ऐसे फिर पोजीशन पे हम आ गए। लोएस्ट और इनकम, जैसे मान लीजिए कि एवरेज इनकम निकालनी है। देखिए जैसे हमने इनकम को सिलेक्ट किया 20 लोगों की, आप यहाँ देखेंगे नीचे ये देखिए निकल करके आ रहा है कि 20 लोग हैं यहाँ पर। कुल आय, कुल अगर सबकी सैलरी जोड़ ली जाए तो यहाँ पे देखिएगा लिख करके आएगा 56,97,147 रुपए। और यहाँ पे अगर एवरेज इनकम आप निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे लिख करके आ रहा है 2,84,857.35। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कुल औसत आय 20 लोगों की कितनी निकल करके आ रही है। इसमें लोएस्ट और मिनिमम अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। जैसे इसको आप कर लीजिए कि शॉर्टेस्ट टू लार्जेस्ट कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। इसको सिलेक्ट करके आसानी से यहाँ से, तो इसकी लोएस्ट इनकम जो है आपके यहाँ पे कह लीजिए कि ये आपको 1,23,000 रुपए आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत फाइंड एंड सेलेक्ट में अगर आप चल के जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं गो टू स्पेशल। ये सारी की सारी चीजें जो है एक्सेल फाइल पे आपको आसानी से इंडिकेट कर देती है। तरीका है एक्सेल फाइल को बनाने का या एक्सेल फाइल को जानने का इस तरीके से। तो ये आप मान के चलिए कि अगर आप डिजर्टेशन करने जा रहे हैं भविष्य में, अगर आप नेक्स्ट थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में आप डिजर्टेशन करेंगे, आपको काम करने का मौका मिलेगा, जो भी सैंपल साइज रहेगा। तो इस सारे के सारे सैंपल्स को अगर आप इस पे इस तरीके से एंट्री कर लेते हैं, एक मास्टर चार्ट बना रखें, तो मतलब ये कह सकते हैं कि ऑन जो डेटा आपके पास में एक्सेल शीट पे आ जाएगा वो आपकी क्लिक पे अवेलेबल रहेगा कि आप जो भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं वो सारी की सारी निकल सकती है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए तो आप देखिए जैसे सम है, ये एवरेज है, काउंट नंबर्स है, देखिए मैक्सिमम है, मिनिमम है। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम की हम बात कर रहे थे, तो इसी को जैसे इनकम है, आप मैंने बात की थी, यहाँ से मैक्सिमम ऑटो सम पे चले जाइए। यहाँ पे आप मिनिमम मिनिमम इनकम देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे मिनिमम इनकम, देखिए लास्ट में यहाँ पे लिख करके आ गया इस 20 के बाद में, यहाँ देखिए 1,23,000 रुपया। इसका मतलब कि मिनिमम इनकम हमारी कितनी है, 1,23,000 सबसे मिनिमम आय है। इसी चीज को अगर आप मान के चलिए मैक्सिमम देखना चाहते हैं इनकम को, तो इसको ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, ऑटो सम पे जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम देखना चाहते हैं तो मैक्सिमम देख लीजिएगा। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसके ठीक नीचे दूसरे कॉलम में देखिए लिख करके आ गया 3,82,892, 3,82,892 रुपीज। दिस इज अ मैक्सिमम। इसी तरीके से सपोज करिए कि अगर आप रिस्पोंडेंट की मिनिमम एज देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये हमने इसको किया, और यहाँ से रिस्पोंडेंट की मैक्सिमम एज देखना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम एज लगा दिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे 55 लिख करके आ। तो इसका मतलब हो गया कि जो सबसे हाईएस्ट एज वाला ग्रुप में है वो 55 साल का व्यक्ति है। और मिनिमम अगर देखना चाहते हैं तो आप इसको मिनिमम करके देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो ये इस तरीके से देखने को मिल जाएगा आपको। मिनिमम देखिए यहाँ पे लिख करके आ गया 25। तो सबसे कम उम्र का जो एम्प्लॉई है वो 25 साल का, जो सबसे अधिकतम उम्र का एम्प्लॉई वो 55 साल का। तो इस तरीके से आप रेंज, मिनिमम मैक्सिमम की रेंज आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये इस तरीके से हम लोग मास्टर चार्ट को कन्वर्ट करते हैं। देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मास्टर चार्ट विद द हेल्प ऑफ द एक्सेल फाइल से।